नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स के इतिहास के बारे में। ओलंपिक का लगभग 3000 साल पुराना एक लंबा इतिहास है। एंशिएंट और मॉडर्न दोनों ओलंपिक्स के बारे में इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ही दिन पहले ओलंपिक्स में भारत की हिस्सेदारी पर मैंने एक लेक्चर बनाया था और इसी में आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट करी कि ओलंपिक्स के इतिहास पर एक वीडियो लाया जाए। तो चलिए आज इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेक्चर का टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं जो 1 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद प्राइस हाइक होने वाला है। तो अभी आपको मेंस और प्री दोनों के लिए क्लासेस, टेस्ट सीरीज, किताबें, ऑप्शनल की क्लासेस, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन पर 35% डिस्काउंट ऑनगोइंग है और अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 49,680 रुपीज का कॉस्ट आने वाला है। सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीस में। आज से लगभग 3000 साल पहले जो मॉडर्न डे ग्रीस नाम का कंट्री है, उस क्षेत्र में बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। तो आज का ग्रीस तो कुछ ऐसा नजर आता है। ये कलर्ड एरिया जो है ये ग्रीस की टेरिटरी है, लेकिन तब ग्रीस में एक राज्य, एक राजा और एक देश की सरकार नहीं थी। मल्टीपल सिटी स्टेट्स थे, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट थी, कईयों में डेमोक्रेसी भी थी। और ये सिटी स्टेट्स जो एक शहर के आसपास का एरिया कंट्रोल करते थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे एक तरह से, उनमें आपस में लड़ाइयां भी बहुत होती थी। तो कुछ फेमस सिटी स्टेट्स हैं जैसे कि एथेंस, माइसीनिए, आर्गोस, स्पार्टा, ओलंपिया, डेल्फी, एफिसस, क्रीट। इनमें बहुत बार युद्ध भी चलता था, लेकिन इन शहरों में एक समान संस्कृति थी, सिविलाइजेशन थी। और ये ग्रीस सिविलाइजेशन जो है ये काफी फलती फूलती है और इसको एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की सिविलाइजेशन माना जाता है क्योंकि यहां पर लिटरेचर का काफी डेवलपमेंट हुआ था। इन्हीं सिटी स्टेट्स में से एक ओलंपिया में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया पहली बार 776 बीसी में, यानी कि आज से लगभग 2800 साल पहले। तो ओलंपिक गेम्स इकलौते गेम्स नहीं थे, कई और शहरों में भी गेम्स होते थे। पाइथियन गेम्स डेल्फी में, नेमियन गेम्स नेमिया में, इस्थमियन गेम्स कोरिंथ में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये सारे फीके पड़ जाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर स्पोर्टिंग इवेंट बन जाता है। तो 4 बड़े ग्रीक स्पोर्टिंग फेस्टिवल्स थे जिनको क्लासिकल गेम्स कहा जाता है और ये सभी 6th सेंचुरी तक डेवलप हो चुके थे। यानी कि 8th सेंचुरी में सबसे पहले शुरुआत हुई ओलंपिक गेम्स की और उसके 200 साल के अंदर अंदर कई जगहों पर ये गेम्स होते थे। ग्रीक सभ्यता के लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे, समुद्र के रास्ते से दुनिया के कई हिस्सों से जुड़े हुए थे, खास करके मेडिटेरेनियन रीजन में। तो इनके साथ ये ओलंपिक्स या गेम्स का आइडिया कई शहरों में ट्रैवल करता है और कुछ सदी के अंदर लगभग 150 शहरों में छोटे बड़े गेम्स होने शुरू हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा आयोजन और सबसे अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड गेम्स ओलंपिया में ही होते थे और इसीलिए इतिहास में इन्हीं का नाम दर्ज है। तो एंशिएंट ओलंपिक्स 8th सेंचुरी बीसी में शुरू होते हैं और 4th सेंचुरी एडी तक ये चलते हैं। लगभग 1200 साल तक ओलंपिक गेम्स का लगातार आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता था, लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में। और इनका आयोजन इतना रेगुलर था कि धीरे धीरे इतिहासकार 4 साल के अंतराल को ओलंपियाड कहने लग गए। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओलंपिक्स का आयोजन 4 साल में होगा ही होगा। ग्रीक लोगों के लिए ये सभी ओलंपिक गेम्स या दूसरे गेम्स केवल स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक त्योहार भी थे। ओरिजिनली गेम्स की शुरुआत करी गई थी ज़्यूस के सम्मान में। ज़्यूस कौन है? ग्रीक माइथोलॉजी में 12 इंपॉर्टेंट भगवान होते हैं, उनमें सबसे पावरफुल है ज़्यूस। तो ओलंपिया नाम की इस जगह पर जहां पर ये खेल शुरू हुए थे, यहां पर ज़्यूस का एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें इस प्रकार की एक बहुत बड़ी ज़्यूस की प्रतिमा थी। इनफैक्ट एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पुराने वाले वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से ये मंदिर एक था। तो यहां पर ज़्यूस की बहुत बड़ी ऐसी मूर्ति थी जिसमें एक वो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। तो यहां पर पूजा अर्चना के साथ इन खेलों की शुरुआत होती थी। और जिस सिटी स्टेट में ये खेल आयोजित होते थे उसका नाम था एलिस। उस स्टेट का नाम था एलिस और जगह का नाम था ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया कैपिटल था, एलिस उसको कहा जाता था, उस क्षेत्र का नाम था एलिस। तो इस ओलंपिया नाम की जगह पर पूरे ग्रीस के सिटी स्टेट्स के एथलीट्स ट्रैवल करके आते थे, कुछ हफ्तों की यात्रा करके। और जब ये यात्रा करते थे उस समय इन्होंने आपस में एक संधि कर ली थी कि जब ओलंपिक गेम्स होंगे उस समय एथलीट ट्रैवल करते हैं तो कोई भी उन पर हमला नहीं करेगा। अगर किसी के बीच में युद्ध चल रहा है तो उस समय वो सीज फायर कर देंगे, कोई युद्ध नहीं होगा जब तक ओलंपिक गेम्स चलते हैं। एथलीट्स ट्रैवल करके ओलंपिया पहुंचते हैं और वापस अपने घर नहीं चले जाते, तब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये इसको ओलंपिक ट्रूस कहा जाता था कि जब गेम्स चल रहे हैं तब दुनिया में लड़ाई झगड़ा सब बंद, सब खेलों का आयोजन होगा, शांति से खेलों में हिस्सा लेंगे। और क्योंकि खेल
ज्यूस के भगवान के सम्मान में होते थे, तो सभी एथलीट कसम खाते थे स्पोर्ट्स के शुरुआत से पहले कि हम चीटिंग नहीं करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से आज भी आप देखोगे कि जो ओलंपिक की मशाल है वो इसी साइड से, ओलंपिया के जो आज खंडर हैं उन्हीं खंडरों में ओलंपिक की ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है। ये टॉर्च पूरी दुनिया में घूमती हुए फाइनली होस्ट सिटी तक जाती है। लगभग 1 साल 1.5 साल ये ट्रैवल करती है। आज भी ओलंपिया के जो रूइंस हैं वो मौजूद है, जहां पर पुरानी रेसेस होती थी, जो स्टेडियम्स हैं वो सब हम देख सकते हैं ग्रीस में ओलंपिया नाम की जगह पर। इस प्रकार के रूइंस हैं, यहां से सारे एथलीट जो हैं चलकर जाते थे मशाल के साथ साथ, और ज्यूस के मंदिर तक जाने का ये रास्ता था, ये मेन स्ट्रीट थी वहां की। शुरुआती ओलंपिक्स में केवल एक इवेंट होता था, वो थी दौड़। तो 776 बीसी में पहली ओलंपिक रेस हुई थी और लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस होता था, और जो पहला व्यक्ति ओलंपिक चैंपियन बना था उसका नाम था कोरिबस एलिस का ही था, लोकल चैंपियन बना था। और ये एक कुक था, मतलब ये कोई प्रोफेशनल दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, खानसामा था जो पार्ट लेने आया इस टूर्नामेंट में और रेस जीत गया। तो शुरुआती सदियों में 150-200 साल तक ऐसा होता था कि आम आदमी जो अपना नॉर्मल टाइम में कुछ दूसरा काम करता है, रेगुलर काम करता है, वो आके ओलंपिक्स में हिस्सा लेते थे और इन इवेंट्स में जीत जाते थे, या मतलब इस इवेंट में हिस्सा लेते थे। प्रोफेशनल्स नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ सदियों बाद प्रोफेशनल्स होने लग गए। प्रोफेशनल लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे साल केवल दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ इवेंट से 1 महीना 2 महीना पहले वो ओलंपिया पहुंचकर लगातार ट्रेनिंग करते थे। शुरुआती ओलंपिक्स की सफलता के बाद धीरे धीरे लोग यहां पर एक रेस देखते देखते बोर हो गए। उन्हें लगा कि क्या 4 साल में एक बार ये रेस देखते हैं, एक दिन में खत्म हो जाता है इवेंट, उसमें अब इतना मजा नहीं आता। तो आयोजन करने वालों ने दिमाग लगाया और कहा कि अब हम 2 रेस करवाएंगे। फिर 3 रेस हुई, फिर 4 रेस हुई, मतलब 200 मीटर की जगह 400 मीटर दौड़ाने लगे, फिर 3.5 किलोमीटर की रेस आई है। और अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि दूसरे इवेंट्स भी लाएंगे। तो रेसलिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो, पेंटाथलॉन, इक्वेस्ट्रियन, चैरियट रेसिंग, ये सब शामिल किए गए। धीरे धीरे कुश्ती सबसे पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को बस लड़ते हुए देखने में ही मजा आता है। और बाय द वे ये सारे खेलों में कपड़े नहीं पहने जाते थे, नग्न अवस्था में सारे एथलीट हिस्सा लेते थे। केवल पुरुष ओलंपिक्स में हिस्सा लेते थे और कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि कपड़ों के कारण जैसे फंस सकते हैं कपड़े, इधर उधर दौड़ने में वेट आ जाता है। उस समय के कपड़े आज की तरह हल्के फुल्के नहीं होते थे, बहुत सारे कपड़े ढीले ही होते थे, तो उनसे खेलों में दिक्कत आती थी। तो कोई भी कपड़े पहनकर इन इवेंट्स में पार्ट नहीं लेता था। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप जैसे इवेंट आते हैं, डिस्कस थ्रो आ गया, जैवलिन थ्रो आ गया, ये चैरियट यानी कि रथ वाले जो स्पोर्ट्स हैं, रेसेस हैं, ये आने लग गई। कुछ सालों बाद एक शानदार इवेंट स्टार्ट किया गया, पैंक्राशन। पैंक्राशन आज के समय के एमएमए जैसा था। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, बस एक नियम था कि आप अपने प्रतिद्वंदी को काट नहीं सकते और उसकी आंख नहीं नोच सकते, बाकी जो करना है करो, जैसे मारना है मारो। तो जैसे रेसलिंग और बॉक्सिंग में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना, कि आप हर कहीं मार नहीं सकते अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन पैंक्राशन वॉज लाइक अ फ्री फाइट। तो ये सबसे पॉपुलर इवेंट हो गया था क्योंकि अगेन लोगों को हिंसा पसंद है। खैर एमएमए टाइप की ये फाइटिंग थी, इसी से आज का मॉडर्न एमएमए इंस्पायर्ड है। और जब ये इतने सारे इवेंट हो जाते हैं तो एक दिन की बजाय ये गेम्स 4 दिन तक होने लगे। पहले एक दिन में होता था क्योंकि क्या दौड़ ही तो करवानी थी, एक दिन में खत्म हो जाता था। फिर इन्होंने 5वें दिन सेरेमनी रखनी शुरू करी, क्लोजिंग सेरेमनी, पार्टी वार्टी रखते थे, बैंक्वेट होता था, जो चैंपियंस हैं उनके सम्मान में ये बड़े बड़े भोजन का आयोजन रखते थे, पार्टीज होती थी। और एक बात और बता दूं कि ओलंपिक्स इतने फेमस क्यों थे, क्योंकि जो इन ओलंपिक खेलों को जीतता था वो ग्रीस में एक नेशनल हीरो सा बन जाता था। जो व्यक्ति ओलंपिक में जीतकर अपने घर जाता था वापस, उसका स्वागत होता था, लोग उसको गलियों में आकर उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते थे। तो एक रॉयल वेलकम होता था हर एथलीट का, और कई एथलीट्स का तो नाम इतिहास में दर्ज है। मतलब आप कोरिबस को ही देख लो ना, आज से 2800 साल पहले ये एक दौड़ जीत गया, लेकिन आज भी आप इसका नाम पढ़ रहे हो। कई चैंपियंस के इस तरह के स्टैचूज भी बनवाए जाते थे शहरों में। तो इस प्रकार से ओलंपिक एथलीट्स नेशनल हीरो बनते गए और गेम्स भी और प्रोफेशनल हो गए। तो इस प्रकार से ओलंपिक की ख्याति ग्रीस ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी काफी तेजी से फैलने लगी। लेकिन 600 साल बाद ग्रीस अपनी आजादी खो देता है और इसी के साथ ओलंपिक्स का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होता है। एक्चुअली रोमन एम्पायर अब ज्यादा पावरफुल हो गया, तो पड़ोस में यहाँ इटली है, वहां पर रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो रोमन एम्पायर ताकतवर होता है और 2nd सेंचुरी 20 में ये ग्रीस वाला जो एरिया है इस पर कब्जा कर लेता है। और धीरे धीरे रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट आज का जो पूरा दक्षिणी यूरोप, टर्की और अफ्रीका का नॉर्दर्न कोस्ट है इसको कंट्रोल करता था। तो ये जो रोमन एम्पायर है इसमें ग्रीक ओलंपिक्स को हेय दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि ये लोग रोमन्स देखते थे कि क्या मजाक लगा रखा है, उछल कूद करते रहते हो तुम ग्रीस के लोग। उन्हें ये सब पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि एथलेटिक्स तो बच्चों का खेल है और ये बड़े आदमी को ये सूट ही नहीं करता है कि इस तरह से खेलों में हिस्सा लें। ये लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, ये सब उन्हें बहुत ही स्टूपिड लगता था रोमन्स को।
हाँ, रोमन्स अपने खुद के ग्लैडिएटर गेम्स करवाते थे, लेकिन इनके जो ग्लैडिएटर गेम्स हैं ये ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, जनता को खुश रखने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान को खुश करना है, भगवान के सम्मान में है, कोई बहुत प्रॉपर रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ग्लैडिएटोरियल गेम्स जो थे उनके लिए रोमन्स ने भी बहुत स्टेडियम बनाए, लेकिन ग्रीक अपने स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली लेते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करते थे और मानते थे कि स्पोर्ट्स में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और ये इनको कॉन्टेस्ट कहते थे। जबकि रोमन्स अपने गेम को गेम्स कहते थे, और गेम शब्द का मतलब ही ये है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर रोम के शासन के अधीन आने के बाद ग्रीक एथलेटिक्स की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आयोजन पूरी तरह से बंद हो गया। बस देखो, ये होता है कि जब सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, प्रशासन सपोर्ट करता है, तो कोई भी आयोजन और बेहतर तरीके से होता है। तो रोमन्स जो हैं वो तो अपने एथलीट ही नहीं भेजते थे, वो तो हंसते थे इन पे, ग्रीक्स पे। तो ग्रीक्स अपना बेचारे करते रहे, ओलंपिक गेम चलाते रहे। 4th सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर पूरी तरह से क्रिश्चियनाइज हो चुका था, और फाइनली रोम का जो राजा है उसने भी क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। तो क्रिश्चियनिटी फैलनी शुरू होती है 1st सेंचुरी एडी से, और 400 सालों के अंदर अंदर लगभग पूरा रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। और जब आपकी जनता सब क्रिश्चियन बन जाती है तो राजा को भी क्रिश्चियन बनना पड़ा। और जो उस वक्त रोमन एम्पायर था थियोडोसियस I, उसने पहले टेम्पररी बैन लगा दिया 393 एडी में, और उसके बाद उसका जो बेटा था थियोडोसियस II, उसने सन 400 में तो परमानेंट बैन लगा दिया कि आज के बाद कोई भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि इन खेलों को भगवान जियूस के सम्मान में ऑर्गेनाइज कराया जाता था। और इस नए क्रिश्चियन एम्परर को ये लगा कि ये पेगन एक्टिविटी है। पेगन का मतलब वो पुराना धर्म जिसको ग्रीक और रोमन एम्पायर के लोग पहले फॉलो करते थे। तो देखो, क्रिश्चियनिटी के पहले जितने भी ये एंशिएंट रिलीजन थे इन क्षेत्रों के, उनको पेगन कहा जाने लगा कि ये पुराने रिलीजन है जिसके अंदर स्टैचूज को, ओलंपियंस को, गॉड्स को, इनको पूजा जाता है। तो ये सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ओलंपिक खेलों पर भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि रोमन एम्पायर ने इनको एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा, ना कि खेलों के रूप में। तो फाइनली 1200 साल तक आयोजित किए जाने के बाद, 293 ओलंपिक गेम्स होने के बाद ये गेम्स फाइनली खत्म हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि एन आइडिया कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एक विचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तर्ज पर ओलंपिक खेलों का विचार भी मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, और 1500 साल बाद जाकर कुछ लोगों ने फिर से इन ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने की बात सामने रखी। तो 1821 में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से नया नया आजाद हुआ था, और उसके बाद ग्रीस में पुराने कल्चर को लेकर, पुरानी सभ्यता को लेकर बातें फिर से तेज होती है। इसी माहौल में 1833 में एक फेमस राइटर, न्यूज़पेपर एडिटर और पोएट थे ग्रीस में, पैनाजियोटिस सुत्सोस। इन्होंने एक कविता लिखी, डायलॉग ऑफ द डेड, और इस कविता और अपने अखबार के माध्यम से इन्होंने लगातार ये बात उठाई कि हमें पुराने ओलंपिक्स को फिर से शुरू करना चाहिए। इन आइडियाज से प्रेरित होकर एक अमीर ग्रीक आदमी इवेंजेलोस जापास ने यह बात कही कि मैं इन गेम्स को स्पॉन्सर करूंगा, हम गेम्स को शुरू करते हैं। तो 1859 में पहले मॉडर्न ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। जी हां, आपने 1896 सुना होगा, लेकिन ये प्रोटो ओलंपिक्स है। इसमें दूसरे देशों के एथलीट्स ने हिस्सा नहीं लिया था, केवल ग्रीस के लोग थे, और इनको जापास ओलंपिक्स भी कहा जाता है क्योंकि जापास ने सारा पैसा ये स्पॉन्सर किया था। तो अगर कभी गलती से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1896 ऑप्शन में नहीं हो और जापास ओलंपिक्स के लिए या 1859 के लिए कहीं जिक्र हो, तो इस बात को अपने दिमाग में रखना कि पहले ओलंपिक खेल मॉडर्न टाइम्स में 1859 में हुए, और इस बार आयोजन ओलंपिया में नहीं बल्कि एथेंस में हुआ। देखो, ओलंपिया तो बिल्कुल खंडर बन चुका था, वहां पे करवाने का कोई सेंस नहीं था। तो एथेंस शहर में जो स्टेडियम था उसको जापास ने रेनोवेट कराया, पूरा बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन करवाकर, और वहां पर मॉडर्न ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया। तो इसमें मोस्टली ग्रीस के और थोड़े बहुत ऑटोमन एम्पायर से एथलीट्स आए थे। 59 के बाद 1870 और 1875 में भी खेलों का आयोजन हुआ। 1870 वाले खेल तो काफी सक्सेसफुल भी थे, 30,000 दर्शक भी इन खेलों में आए थे, और ये जो नया नवेला रेनोवेटेड स्टेडियम बना था, पैन एथेनिक स्टेडियम, ये आगे भी कई ओलंपिक खेलों का साक्षी बना। इसी समय पैरेलल में एक दूसरे ओलंपिक खेल आयोजित किए गए इंग्लैंड में, इनको कहा जाता है वेनलॉक ओलंपिक्स। बेसिकली 1850 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स। तो ये जहां पर रहते थे, रूरल एरिया था इंग्लैंड का, वेनलॉक नाम का एक क्षेत्र है। तो वहां पर इन्होंने एक संगठन बनाया और ये डिसाइड किया कि नौजवानों को खेलों के प्रति सजग करने के लिए हमें एक खेलों का आयोजन करना चाहिए। आइडिया इन्होंने भी पुराने ओलंपिक खेल से ही लिया था, तो इन्होंने अपने क्षेत्र के ओलंपिक खेल शुरू किए। तो इसमें तो बस आसपास के एरिया के लोग आते थे, धीरे धीरे ये खेल पॉपुलर होते गए, तब इसमें पूरे इंग्लैंड से, यूके से लोग आने लगे। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये खेल आज भी चलते हैं। तो वेनलॉक ओलंपियन गेम्स 2021 भी हो रहा है, हर साल ये खेल हो रहे हैं। बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गए थे, बट अभी पिछले 40 साल से तो लगातार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। डॉक्टर ब्रुक्स इन ग्रीस वाले खेलों से भी काफी इंप्रेस थे,
इन्होंने जापा को ये भी लिखा था कि आप हमारे भी एथलीट्स को बुलाओ, हम भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब चर्चाएं चली रही थी, लेकिन कुछ आगे काम हो नहीं पाया। अल्टीमेटली 1890 में जाकर एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स की रूपरेखा तैयार होनी शुरू होती है, जब एक फ्रेंच व्यक्ति जिसका नाम था पियर डी क्यूबर्टीन, इनको यह आइडिया आता है कि पूरी दुनिया के लोगों को शामिल करके एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स करवाना चाहिए। जैसा पुराना ओलंपिक था उसमें अलग अलग गणराज्यों से लोग आते थे, सिटी स्टेट से पार्टिसिपेशन आते थे, वैसे ही अब दुनिया के सारे देश जो हैं वो मिलकर एक ओलंपिक खेल करें, उसमें मजा आएगा। पियर डी क्यूबर्टिन ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का सपना देखा। एक्चुअली क्यूबर्टिन एक अमीर आदमी थे, पैसा वैसा था इनके पास, एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, उस समय नोबल फैमिलीज जो होती हैं। तो इनको ये आइडिया आया कि देखो फ्रांस के जो नौजवान हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। एक्चुअली 1871 में क्या हुआ था कि फ्रांस जर्मनी से एक लड़ाई हार गया था, फ्रैंको प्रशियन वॉर में। तो इनको लगा कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो खेलते कूदते नहीं है, कोई कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का। तो फ्रांस और पूरे यूरोप में खेल का कल्चर होना चाहिए, और इन्होंने सोचा कि जैसे एंशिएंट ओलंपिक्स में अलग अलग सिटी स्टेट से लोग आया करते थे, वैसे ही एक मॉडर्न डे ओलंपिक्स को शुरू करते हैं जिसमें सभी देशों के एथलीट आए। तो केवल ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में या फिर वो ग्रीस में जो ओलंपिक हो रहे हैं वैसा आयोजन हो, बल्कि इंटरनेशनल आयोजन होना चाहिए। तो क्यूबर्टिन वेनलॉक से काफी इंस्पायर्ड थे, वेनलॉक ओलंपियन सोसाइटी में गए भी थे, ये वहां के गेम्स देखे, काफी इंस्पायर हुए। डॉक्टर ब्रुक्स को इन्होंने कहा कि चलो अपन मिलकर शुरुआत करते हैं, लेकिन देखो अब ब्रुक्स और जापास जो हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो इन दोनों ने कहा कि बेटा अब तुम ही काम करो, हम तो मतलब हो गई हमारी उम्र। पियर डे क्यूबर्टिन ने कई लोगों को इकट्ठा किया एक मंच पर, और एक सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया। तो इन्होंने पेरिस में एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी में इन्होंने एक मीटिंग रखी, बहुत फेमस मीटिंग है ये। 1894 में इन्होंने सारे अमीर लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो पैसा वैसा दें, और उनके सामने अपना आइडिया रखा। इन्होंने अपनी पिच रखी कि देखो ये मेरा आइडिया है, इसको मुझे चाहिए फंडिंग। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये जो मीटिंग है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि क्यूबर्टिन की बातों से ज्यादा लोग संतुष्ट हुए नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग मान गए, और अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि 1896 में पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा एथेंस में, क्योंकि ग्रीस में ओरिजिन हुए थे गेम, तो वहां पर इसको आयोजित करेंगे। और ये जो आयोजन है केवल ग्रीस के लोगों का नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना क्यूबर्टिन ने ही करी थी, उसी के तहत ये गेम्स करवाए जाएंगे, और इसमें सभी देशों के लोग शामिल होंगे। तो क्योंकि आयोजन ग्रीस में कराना था, तो इन्होंने एक ग्रीक व्यक्ति को ही आईओसी का पहला प्रेसिडेंट भी बना दिया। खुद प्रेसिडेंट नहीं बने, डिमिट्रियस विकेलास को बनाया प्रेसिडेंट। हालांकि 2 साल बाद इन बैरन पियर डे क्यूबर्टिन ही 25 सालों तक आईओसी के प्रेसिडेंट रहे थे। खैर, पहला ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया जाता है, एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। बहुत शानदार खेल रहे थे, स्पेक्टेटर्स, दर्शक बहुत थे, पूरी भीड़ थी लोगों की देखने के लिए। और 1500 साल बाद ओलंपिक खेलों को रिवाइव किया गया, तो ग्रीस के लोग तो बहुत खुश थे, तो बड़ी संख्या में देखने आते थे दर्शकों के रूप में, और एथलीट्स का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था। और ये जो पैन एथेनियाक स्टेडियम है, यहां पर ये खेल आयोजित किए गए थे। अच्छा, पुराने वाले ओलंपिक खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी पूर्ण तरह से वर्जित थी, कोई भी महिला किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसा नहीं था, महिलाओं की हिस्सेदारी शुरुआत से ही थी। और पहली महिला ओलंपिक चैंपियन 1900 के खेलों में थी यूके की शार्लेट कूपर। टेनिस खेलती थी, विंबलडन की भी चैंपियन रही थी, और इन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता महिलाओं में। तो 1896 के खेल तो सुपर हिट हो गए, लेकिन आने वाले जो 3 खेल थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए। उसके पीछे कई सारे कारण थे। देखो, 1900 में क्यूबर्टिन ने अपने शहर पेरिस में ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन उस साल क्या था, पेरिस एक्सपोजिशन चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा मेला था, जो इंटरनेशनल लेवल का मेला था, 6 महीने तक चला था। उस समय का ये सबसे बड़ा आयोजन था, दुनिया ने इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं देखा था। तो अब वो पेरिस एक्सपो चल रहा था, तो सारा ध्यान उस पर था, तो ओलंपिक खेल पिट गए। 1904 में खेल होते हैं सेंट लुइस में, अमेरिका में। वहां पर भी एक एक्सपो चल रहा था, लुइजियाना परचेज एक्सपोजिशन। एक्चुअली 1804 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एरिया खरीदा था, लुइजियाना परचेज उसे कहते हैं इतिहास में। तो उसके 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोजिशन था, ये भी पेरिस की तरह ही था। तो वहां पर जो सारा ध्यान है अगेन लुइजियाना एक्सपोजिशन पे था। और एक और बात थी कि यूरोप से ज्यादा लोग ट्रैवल करके अमेरिका पहुंच नहीं पाए, तो इस 1904 वाले ओलंपिक्स में तो 650 में से 580 तो अमेरिकन ही थे। तो ये कहाँ का इंटरनेशनल इवेंट था, ये तो अमेरिकन गेम्स बन के रह गए थे। जब पेरिस और सेंट लुई के ओलंपिक्स फ्लॉप हो गए, तो उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एक झगड़ा शुरू हो जाता है, एक विवाद हो गया कि खेलों का आयोजन दूसरे देश में ना कराया जाए। जो ग्रीस वाले लोग थे और कुछ और मेंबर्स भी थे, उनका यह मानना था कि एथेंस में बहुत सफल आयोजन हुआ था 1896 में, तो सारे खेल वहीं पर कराते हैं, दुनिया में दूसरी शहरों में कराने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यूबर्टिन इसके खिलाफ थे, उनका मानना था कि देखो गेम इंटरनेशनल है, तो वेन्यू चेंज होना चाहिए, हर 4 साल बाद अलग अलग देश में हम गेम्स को करवाएंगे। लेकिन उस समय क्यूबर्टिन की चली नहीं, और 1906 में इंटरकैलेटेड गेम्स को आयोजित किया गया एथेंस में। तो एक ओलंपिक खेल हुए थे,
1906 में, सेंट लुई के 2 साल बाद, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 1908 के ओलंपिक्स के आयोजन के लिए ना तो कोई शहर मिल रहा था, ना पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने एथेंस में 1906 में एक गेम्स कराए और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे। ये वो पहले ओलंपिक्स थे जिसमें एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय पार्टिसिपेशन ढंग से था, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स को रखा गया और जनता भी बहुत देखने आई थी। और ओलंपिक गेम 8-10 साल से जो फ्लॉप हो रहे थे, अब वो फिर से पॉपुलर हो गए। लेकिन आगे चलकर ओलंपिक कमेटी ने इन 1906 के खेलों को मानने से इनकार कर दिया, तो आज आपको इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में ये दर्ज नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी आईओसी इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। जो 1904-08 वाला सीक्वेंस है उसी को माना जाता है। तो फिर 1906 के बाद 1908 वाले ओलंपिक्स ठीक ठाक आयोजित हो गए। 1908 वाले हुए थे लंदन में, फिर 1912 में स्टॉकहोम, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आ गया तो 16 वाले ओलंपिक्स आयोजित नहीं कराए जाते। इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1940 और 44 वाले ओलंपिक्स नहीं करवाए गए। उसके अलावा ओलंपिक्स रेगुलरली हर 4 साल पे होते रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया था। कहां पर? अभी टोक्यो 2021 में। तो 21 में हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स। अब जितने भी होस्ट सिटीज हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सबका नाम वापस नहीं लेना चाहता। ये समर ओलंपिक गेम्स हैं और ये विंटर है। विंटर गेम्स के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट के लिए 2 सेकंड का पॉज दे देता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी ले लो। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस कमेटी का गठन किया गया था 1894 में। बैरन पियर डे क्यूबर्टिन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर, 14 मेंबर थे दूसरे, और इसका शुरुआती हेडक्वार्टर पेरिस में था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के समय इन्होंने हेडक्वार्टर लॉसान स्विट्जरलैंड में चेंज कर लिया, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो ऐसा लगा था कि बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, तो इनको लगा कि स्विट्जरलैंड में ऑफिस रखते हैं, ठीक रहेगा। तब से अभी तक आईओसी का हेडक्वार्टर यहीं पर है, लॉसान स्विट्जरलैंड। लेकिन आपको बता दूं कि पैरालंपिक कमेटी है, जिसका जिक्र आगे आएगा, उसका हेडक्वार्टर लॉसान में नहीं है, बॉन शहर में है। जर्मनी का जो बॉन शहर है वहां पर पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। अभी 2 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना नया हेडक्वार्टर बनाया और बहुत शानदार हेडक्वार्टर है ये। इसमें 95% मटेरियल इन्होंने पुरानी बिल्डिंग जो तोड़ी थी उसी का रिसाइकल और रीयूज किया है। अब इस बात को समझो कि ओलंपिक कमेटी कोई यूनाइटेड नेशंस का संगठन नहीं है। इनफैक्ट यूएन से भी 50 साल पुराना है ये संगठन। आईओसी की जिम्मेदारी है कि खेल लगातार 4 साल के अंतराल पर चलते रहें, रेगुलरली होते रहें। उनका आयोजन करवाना मेनली आईओसी का काम है। खेल सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो, ये भी बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया में ओवरऑल खेलों का डेवलपमेंट करना, ये भी आईओसी की जिम्मेदारी है। आईओसी एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने मेंबर्स को खुद चुनता है। 99 में यहां पर कुछ बदलाव किए गए, मेंबरशिप की संख्या बढ़ाई गई, तो 115 मेंबर्स हैं एज ऑफ राइट नाउ। 115 मेंबर्स मिलकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाते हैं। तो इस कमेटी में 115 में से 70 इंडिविजुअल होते हैं, 15 जो अभी करंट ओलंपिक एथलीट्स हैं वो शामिल होते हैं, 15 नेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट्स, यानी कि जो अलग अलग देशों की ओलंपिक कमेटीज हैं उनके अध्यक्ष, और 15 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष, जैसे कि फुटबॉल एसोसिएशन या वॉलीबॉल इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें सदस्य होंगे। मेंबर्स का चुनाव 8 साल के कार्यकाल के लिए होता है और उसमें फिर से चुनकर आ सकते हैं वो, लेकिन 70 साल की उम्र पे रिटायर होना जरूरी है। टर्म लिमिट्स हैं फ्यूचर प्रेसिडेंट के लिए, पहले नहीं थी, 99 में इन्होंने टर्म लिमिट रख दी। तो अब एक बार 8 साल के लिए चुन सकते हो और उसके बाद 4 साल के लिए आप प्रेसिडेंट वापस बन सकते हो। तो पहला कार्यकाल 8 साल का होता है, उसके बाद फिर से 4 साल के 2 कार्यकाल हो सकते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर पीरियड्स ऑफ 4 years ईच। 15 सदस्यों का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो रेगुलरली मीटिंग करता रहता है और जो डे टू डे काम है उसको देखेगा। पूरे आईओसी की मीटिंग साल में एक बार होती है सभी 115 मेंबर्स की, और कभी इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है तो 1/3 सदस्यों के कहने पर वो बुलाई जा सकती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो दिमित्रियोस विकेलास थे, ये तो 2 साल रहे थे। उसके बाद बैरन क्यूबर्टिन लगभग 30 साल प्रेसिडेंट रहे। और अभी कौन है प्रेसिडेंट? थॉमस बाक, जर्मनी के हैं ये। और 2013 से अभी 2021 में जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूं तब थॉमस बाक आईओसी प्रेसिडेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की तर्ज पर दुनिया के सभी देशों में एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है। अभी 200 ऐसी समितियां बनी हुई है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जितने नहीं है उससे ज्यादा कमिटीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटिटीज हैं, यानी कि ऐसे देश हैं जिनको ऑफिशियली दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन ओलंपिक में उनकी टीम्स रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। तो टोटल 200 कमिटीज हैं और 200 देशों का पार्टिसिपेशन होता है ओलंपिक्स में। अब नेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दूसरे स्पोर्ट्स के फेडरेशंस भी शामिल होने चाहिए, जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन एटसेट्रा। और इन फेडरेशंस का भी ऑफिशियली अपने अपने अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन से एफिलिएशन होना जरूरी है।
मान लो कि जैसे अब मैं भारत में अपना बॉक्सिंग फेडरेशन चालू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन से रिकग्निशन नहीं मिलने वाली है, मान्यता नहीं मिलेगी। तो जो रिकग्नाइज्ड बॉडीज हैं केवल वही राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी हिस्सा हो सकती हैं। इन राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का ये काम होता है कि वो अपने देश में ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए जिन एथलीट्स को भेजना है उनका नाम आगे आईओसी के पास भेजें और ओवरऑल स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करवाएं अपने देश में। कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि जो भी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक समिति अपने स्तर पर प्रीमियर लीग का आयोजन कराकर करोड़ों रुपए कमा रही है, वो अलाउड नहीं होता है। और इन समितियों को किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई भी कमर्शियल डील्स वगैरह नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर ये स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी भी प्रकार का सरकारी या पॉलिटिकल हस्तक्षेप इनमें नहीं होना चाहिए, कोई भी धार्मिक अफेयर्स का भी इनमें इंटरफेरेंस ना हो। कुल मिलाकर इंटरनेशनल और नेशनल ओलंपिक कमेटी ये पूरी तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। भारत में ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत होती है 1920 में, जब एंटवर्प ओलंपिक्स के लिए भारत की तरफ से एक टीम भेजी गई। और उस समय दोराबजी टाटा जो हैं उन्होंने, और बॉम्बे का जो उस वक्त का गवर्नर था उसने मिलकर ये टीम भेजी थी। तो 1920 में जब उन्होंने टीम भेजी तो अगले ओलंपिक्स यानी कि 1924 पेरिस ओलंपिक्स के पहले उन्होंने एक कमेटी बना ली। तो ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1923 में होती है और इस ओलंपिक कमेटी ने एक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना शुरू किया जिनको ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। तो फरवरी 1924 में ये खेल आयोजित होते हैं। यहाँ पर जो जीते उनको ओलंपिक्स में भेजा गया। इस तरह से ओलंपिक की टीम सिलेक्ट होती थी। धीरे धीरे ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स राष्ट्रीय खेल बन गए। आज़ादी के बाद इनका नाम चेंज कर दिया गया, इन्हें अब हम नेशनल गेम्स कहते हैं। और 1927 में ये जो ओलंपिक कमेटी थी इसको ऑफिशियली गठित किया गया एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। अब चर्चा करते हैं विंटर ओलंपिक्स की। तो देखो, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जहां पर शुरुआती ओलंपिक्स सभी ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, वहां पर खेलों का आयोजन गर्मियों में ही हो सकता है। सर्दियों में वहां बाहर बर्फ पड़ती है और बर्फ में जो दौड़ भाग वाले एथलेटिक्स जो हैं ये सब नहीं करवाए जा सकते। सर्दियों में अलग प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि आइस हॉकी, इस तरह के खेल खेले जाते हैं। तो कुछ ओलंपिक्स में सर्दियों वाले खेल हुए थे, जैसे 1908 और 1920 में, क्योंकि उस समय जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था वहां पर पॉसिबल था आइस हॉकी जैसे खेलों को करवाना, लेकिन सभी वेन्यूज पे ये पॉसिबल नहीं था। तो जो ये विंटर्स वाले खेल खेलते थे, इन्होंने कहा कि एक काम करो ना, एक अलग ओलंपिक करा लो हमारे लिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1921 में ये डिसाइड किया कि हम विंटर एक्टिविटीज को भी शामिल करेंगे। तो 1921 में ओलंपिक कांग्रेस होती है जब लॉसान में, तब ये डिसाइड किया गया कि अब एक शीतकालीन ओलंपिक्स की भी शुरुआत करी जाएगी। तो 1924 में पहले विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया और उसके बाद से रेगुलरली विंटर ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। लेकिन आप फर्क देख सकते हो कि उस समय के ओलंपिक खेलों में पहनने के कपड़ों में और आज के ओलंपिक्स में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब काफ़ी प्रोफेशनल स्तर पर इनका आयोजन होता है और अब तो ये टेलीवाइज्ड इवेंट्स होते हैं। अब विंटर ओलंपिक्स जो हैं ये पहले समर ओलंपिक्स के साथ ही होते थे, सेम ईयर रहता था उनका। लेकिन 92 में ये डिसीजन लिया गया कि 2-2 साल के गैप पर कराओ ताकि थोड़ा सा स्पेस आउट हो जाए, मैनेजमेंट वगैरह आसान होता है। तो आप देखो, यहाँ तक ये सभी एक ही साल में विंटर और समर ओलंपिक हो रहे हैं और 94 से 2 साल के गैप पर इनका आयोजन होने लगा था। इससे फायदा ये हो जाता है कि ओलंपिक कमेटी को थोड़ा टाइम मिल जाता है दोनों खेल को प्रॉपर्ली आयोजित करने के लिए, और बजट के हिसाब से भी इनके लिए थोड़ा बेहतर रहता है। 2-2 साल के अंतराल पे बजटिंग इज ईजियर देन हैविंग बोथ द गेम्स इन 1 ईयर। अब आ जाते हैं हम पैरालंपिक्स पर। देखिए, 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन शहर में किया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 12 साल बाद ओलंपिक्स हो रहे थे और इस समय लंदन के अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने हाथ और पांवों को खोया था। तो ये जो पैरालाइज्ड या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड सैनिक थे, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक लंदन में स्थित एक डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि ओलंपिक खेलों के साइड में, पैरेलल में हम एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सभी हॉस्पिटल्स का आपस में यहाँ पर चैंपियनशिप इन्होंने स्टार्ट किया। तो जिस हॉस्पिटल में जो सैनिक भर्ती थे वो आपस में उन्होंने खेलने शुरू किए और ये इवेंट ओलंपिक्स के समय थोड़ा सा हाईलाइट हो गया और काफी चर्चा में आ गया। और एक बात और बता दूं कि ये लुडविग गटमान जो है ये जर्मन डॉक्टर थे और वर्ल्ड वॉर शुरू होने के जस्ट पहले नाजी जर्मनी में ये हिटलर्स के परसिक्यूशन से बचने के लिए लंदन आ गए थे। तो लुडविग गटमान ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने ये खेल रेगुलरली करवाने शुरू किए इंग्लैंड में ही। और 1960 आते आते इन्होंने ओलंपिक कमेटी पे प्रेशर बनाने के लिए क्या किया कि रोम ओलंपिक्स जब आयोजित हो रहे थे तब ये अपने साथ 400 एथलीट्स को लेकर, पैरालंपियंस को लेकर पहुंच गए और कहा कि मैं अपना पैरेलल ओलंपिक्स कराऊंगा, कि आप अपना मेन आयोजन कराओ, हम अपना पैरेलल ओलंपिक्स करेंगे।
तो उस समय ओलंपिक कमेटी भी धीरे धीरे इनको सपोर्ट करना स्टार्ट करती है और ये एक पैरेलल ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स के साथ साथ चलता है और इसको पहला पैरालंपिक्स कहा जाता है। 64 में टोक्यो ओलंपिक्स में इन ओलंपियंस के भी सम्मान में इस तरह की परेड होने लगी और थोड़ा सा इन्होंने समाहित कर लिया पैरालंपियंस को भी अपने ही खेल में। इसके बाद से पैरालंपिक्स भी रेगुलरली आयोजित होते रहे हैं। 1988 के बाद से जहां पर भी ओलंपिक हुआ है उसी शहर में पैरालंपिक भी हुआ है। 2001 में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके तहत जो भी शहर ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा उसके लिए कंपलसरी है कि वो पैरालंपिक्स का आयोजन भी करे। तो अब आप देखोगे कि 2008 ऑनवर्ड्स जैसे ही ओलंपिक खेल खत्म होते हैं उसके कुछ ही दिन बाद उसी शहर में उन्हीं वेन्यूज पे पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो जाती है। और ये क्रम दोनों में होता है, पैरालंपिक समर गेम्स भी होते हैं और पैरालंपिक विंटर गेम्स भी होते हैं। 2010 से युवा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो पहले यूथ ओलंपिक गेम्स सिंगापुर में आयोजित हुए थे 2010 में। 2012 में विंटर गेम्स का भी आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया में। और इन यूथ ओलंपिक्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की टीम साथ में हिस्सा लेती है और इसमें एज लिमिट क्या है 18। तो 14 से 18 साल के जो बालक हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और मिक्स्ड जेंडर टीम एक अलग ही फीचर है इसका, जो एडल्ट ओलंपिक्स में नहीं होता है। ओलंपिक खेलों में एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले 5 साल में यह आया है कि अब प्रोफेशनल्स को इन खेलों में हिस्सा लेना अलाउड है। प्रोफेशनल से मेरा क्या मतलब है, इसके लिए आप पहले ये समझो कि एमेच्योर क्या होता है। देखो 1900s की शुरुआत में जब खेल चालू हुए थे उस समय एमेच्योर वो व्यक्ति होता था जो खेलों के लिए पूरे साल तैयारी नहीं करता है। तो क्यूबर्टिन और उस समय के जो संभ्रांत लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हें लगता है कि पूरे साल जो खेल की तैयारी करता है वो चीटिंग हो गई। भाई खेल तो ऐसा होना चाहिए कि आज आप बैठे हो नॉर्मली, उठ के एक दिन दौड़ना शुरू कर दो और रेस जीत गए, वो असली ओलंपिक चैंपियन है, उनका ऐसा मानना था। लेकिन क्या होता है कि देखो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो नौकरी कर रहा है वो इस तरह से compete नहीं कर सकता। जो अमीर आदमी है, जिसके पास पैसा वैसा है, वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकता है, उसको काम पे जाने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या था कि केवल अमीर लोग ही इन खेलों में हिस्सा ले पाते थे। दूसरी ओर जिन लोगों का जीवन खेलों पर निर्भर करता था वो प्रोफेशनल लीग में हिस्सा लेने लगे, तो इनको हम प्रोज कहते हैं। ठीक है, आपने ये शब्द सुने होंगे, एमेच्योर और प्रो। प्रो का मतलब ये होता है कि प्रोफेशनली जो खेल को खेलता है, जिसको पैसा मिलता है खेलने के लिए। तो आप देखोगे कि कई देशों में लीग्स चल रही हैं 100 साल से, बेसबॉल लीग, फुटबॉल में जो क्लब्स में लोग खेलते हैं वो सभी प्रोफेशनल हैं। तो ओलंपिक्स में वो अलाउड नहीं होते थे। अगर आपको ओलंपिक में हिस्सा लेना है तो आप प्रोफेशनल लीग में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और ये सिलसिला बहुत सालों तक चालू रखा ओलंपिक कमेटी ने। लेकिन अल्टीमेटली इन पर प्रेशर बनता गया कि ऐसे तो फिर कोई प्रोफेशनली गेम्स को लेगा ही नहीं। तो फिर इन्होंने प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए भी 1980s में अलाउ करना शुरू कर दिया, बशर्ते उनका अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन प्रोफेशनल्स को अलाउ करता हो। ठीक है, तो 1990s के बाद से ज्यादातर खेलों में ये ओपन हो गया था। तो अब चाहे आप NBA के स्टार हो, अमेरिका में बहुत बड़ा एक लीग चलता है NBA, तो वहां पर जो बास्केटबॉल खेल रहा है वो ओलंपिक में भी पार्ट ले सकता है। बॉक्सिंग जैसे खेलों में तो 2016 में जाकर उनके अंतरराष्ट्रीय संघ ने ये परमिशन दी कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं वो ओलंपिक में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर आपको याद हो कि 2008 में भारत के लिए मेडल जीत कर लाए थे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वो 2015 में प्रोफेशनल बन गए थे। उन्होंने अपना एमेच्योर स्टेटस हटा दिया था और उस समय ये तय हो गया था कि वो कभी ओलंपिक्स में पार्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर 2016 में ये रूल बदल दिया गया, तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से आ सकते हैं। अब वो बात अलग है कि वो पॉलिटिक्स में चले गए और सब अलग चीज है, बट टेक्निकली ही कैन रिटर्न टू ओलंपिक्स इफ ही वांट्स। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों की मेजबानी के बारे में। देखो इन खेलों का आयोजन किसी देश के द्वारा नहीं किया जाता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन का जिम्मा शहर को दिया जाता है। तो अगर खेल टोक्यो में हो रहे हैं तो पूरा जिम्मा टोक्यो की लोकल अथॉरिटीज का है, जापान सरकार का नहीं है। वो बात अलग है कि जापान गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना या किसी भी राष्ट्रीय सरकार की मदद के बिना खेल नहीं हो सकता आयोजित, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस सिटी की लोकल गवर्नमेंट की होती है। और इसके लिए जो आयोजन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन भी देते हो वो सिटी की अथॉरिटीज के द्वारा दी जाती है। और किसे चुना जाएगा ये कंप्लीटली आईओसी के ऊपर है, जो इंटरनेशनल कमेटी डिसाइड करती है उसी को खेलों की मेजबानी दी जाएगी। जैसे 2032 की मेजबानी अभी रिसेंटली दी गई है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को। तो ब्रिस्बेन 2028 के 32 के ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। जो भी शहर मेजबानी के लिए अप्लाई करता है उसको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती हैं, जैसे कि खेलों के आसपास कोई भी राजनीतिक प्रदर्शन, मीटिंग्स वगैरह नहीं होंगी। खेल स्टेडियम या उसके आसपास ओलंपिक विलेज में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को नहीं करा जाएगा। इस तरह के उनसे लिखित में वादे करवाए जाते हैं। बहुत बड़ी फीस भी होती है अप्लाई करने की, तो इसलिए हर कोई शहर अप्लाई नहीं कर सकता। बड़े शहर जिनकी अच्छी खासी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वही अप्लाई करते हैं। उसके बाद मेजबान को यह भी वादा करना होता है कि वो किसी भी एथलीट का वीजा नहीं रोकेगा किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या राजनीति के आधार पर।
तो मान लो कि अगर भारत में आयोजन होता है तो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से मना नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया में अगर होते हैं गेम्स तो वो ईरान के एथलीट्स को वीज़ा देने से मना नहीं कर सकता। कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब किसी भी आधार पर आप किसी दूसरे देश के एथलीट को वीज़ा देने से मना नहीं करोगे और उसकी सिक्योरिटी वगैरह आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मेज़बान का या शहर का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो इसके साथ लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना। लाइक आप करते हो वीडियो को तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, दूसरे लोगों को भी वो रेकमेंड करता है। तो इसीलिए हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। पीडीएफ आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, इनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक टाइम टेबल के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक में से एक सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी मेंटोर्स के द्वारा। जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके उसे अवेल करें। अगले महीने अगस्त में मेरा एक प्लस कोर्स आ रहा है मिडीवल हिस्ट्री पर। तो अगर आप मुझसे मिडीवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, 12 घंटे का ये कोर्स है, 19 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो आप कोर्स लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप एक बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है, 22-23, उस हिसाब से आप अपना बैच सेलेक्ट कीजिए। फिनिक्स बैच भी होता है रिविजन के लिए। इस वक्त सब्सक्रिप्शन पर बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो आपको 50,000 से भी कम प्राइस में अभी मिल जाएगा, उसमें एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, फ्री टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। ईएमआई ऑप्शन पर आप उसे अवेल कर सकते हैं। जीएस की किताबों का सेट पूरा फ्री है। साथ ही साथ कुछ और बेनिफिट्स हैं जो यहाँ सीएससी एश्योर के तहत आपको मिल जाएंगे। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, उसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं हमारी, उनमें पार्ट लीजिए। डेली टेस्ट सीरीज होती है मंडे टू सैटरडे, इसमें आप अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।